हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था और पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था आपको? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आज की क्लास शुरू होगी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के साथ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के पार्ट से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। बंगाल के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि बंगाल के नवाब क्यों ऐसे रहे। तो बंगाल क्या है? मुगलों का शासनकाल है। मुगल रहे। अंतिम शासक होते हैं कौन? औरंगजेब नाम है इनका। ठीक है, औरंगजेब जो हैं ये कब से कब तक हैं? ये है 1658 से लेकर 1707 तक हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1658 से 1707 तक। इस बीच में क्या होता है कि हमने पिछले वीडियो में एक प्रश्न में बताया था, अहोमों को के खिलाफ युद्ध लड़ा था, 1662 में लड़ा गया था, जो कि मीर जुमला के नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है, मीर जुमला हमने बताया था कौन है। तो इस समय औरंगजेब का शासन है। ठीक है, 1662 में यही औरंगजेब हैं जिन्होंने बंगाल में एक दीवान के रूप में नियुक्ति दी थी। नाम था उनका मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां नाम था इनका। मुर्शीद कुली खां नाम था और ये थे बंगाल के दीवान। और नियुक्ति किसने दी थी इनको? औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने दी, वो भी कब दी थी? 1700 में। ठीक है, आपको पता है कि औरंगजेब 1707 में जब इनकी मृत्यु होती है तो इसके बाद मुगलों की सत्ता छिन्न भिन्न होने लगती है। 1707 के साथ ही क्या है, मुगलों की सत्ता छिन्न भिन्न होने लगती है। और इस बीच में बहुत सारे राजा आते हैं, बहुत सारे मुगल शासक आते हैं। उनमें से कुछ के नाम आपको हम पहले भी बता चुके। मुअज्जम नाम था, मुअज्जम नाम था इसका। और ये बना शासक बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के नाम से इसको क्या बोलते हैं? इसको संज्ञा दी जाती है शाहे बेखबर। तो शाहे बेखबर थे, इनको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होती थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनको कोई जानकारी नहीं थी विशेष। ठीक है, तो ये 1707 से लेकर 1712 तक रहते हैं। कौन? मुअज्जम, या नाम है बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, इनके बाद एक आते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह हैं 1700, कब आते हैं? 1700। ये जो हैं जहांदार शाह जो होते हैं इनको बोलते हैं लंपट मूर्ख। ये हैं लंपट मूर्ख हैं ये। ठीक है, ये जो है सत्ता जो कब्जा पाते हैं वो पाते हैं जुल्फिकार। इनके अमीर एक थे, नाम था इनका, जुल्फिकार की सहायता से सत्ता पे आते हैं। ठीक है, सत्ता में आने के बाद फिर क्या होता है कि 1712 में, 1707 से 12 तक क्या है कि बहादुर शाह प्रथम ही रहे, 12 में ये बैठते हैं। फिर 12 में ही क्या होता है कि फर्रुख सियर हैं, फर्रुख सियर नाम है इनका। ये हैं जहांदार शाह के भतीजे हैं ये। तो जहांदार शाह के भतीजे हैं फर्रुख सियर, और इन्होंने क्या किया, जहांदार शाह को पराजित करता है ये। कब? 1712 में, और ये गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, अब क्या है, 1712 में फरमान सुनाया जाता है अंग्रेजों की, क्या कि भैया 3000 वार्षिक कर देना है आप लोगों को, और उसके बदले में बंगाल से व्यापार आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है सुनहला फरमान बोलते हैं इसको।
ठीक है, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया सुनहरा फरमान दिया जाता है अंग्रेजों को। ठीक है, अब इससे पहले की कहानी ये है कि 1700 में मुर्शीद कुली खां बनते हैं दीवान बंगाल के, और 1717 में क्या होता है कि फर्रुखसियर इनको बंगाल का नवाब घोषित कर देता है। किसे? मुर्शीद कुली खां को। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया जाता है 1717 में। बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है। इसी बीच में औरंगजेब के पौत्र से थोड़ा सा मतभेद होता है मुर्शीद कुली खां का। तो मुर्शीद कुली खां जो हैं, इनका टाइम पीरियड है, मुर्शीद कुली खां नाम है इनका, पूरा नाम नहीं लिखना ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 1717 से 27 तक शासन करते बंगाल पे नवाब के रूप में। कैसे? औरंगजेब के पौत्र रहे हैं अजीम उस शान एक। ठीक है, तो अजीम उस शान से मतभेद होता, मतभेद होने के बाद ये क्या करते हैं, इन्होंने मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से ले जाके कहाँ लगा दिए? मुर्शिदाबाद। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ये सब क्रम वाइज सजाने के लिए भी आता है पेपर में, तो ध्यान रखना है कि बंगाल की राजधानी कहाँ कहाँ परिवर्तित हुई और कब कब कौन कौन सी बनी हुई है, इसको क्रम में लगाना है। ठीक है, तो ढाका से मुर्शिदाबाद इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। किसने? मुर्शीद कुली खां ने। ठीक है, इस हिसाब से काम अब चल रहा धीरे धीरे। ठीक है, फिर अब ये सूबेदार तो बन गए हैं। सूबेदार बनने के बाद अब मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा, वहाँ पे कोई अच्छा नेतृत्व करता, अच्छा शासक भी नहीं है। तो अब अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों का उदय भी हो रहा है। तो मुर्शीद कुली खां ने भी अपने आप को अलग कर किया और बंगाल का नवाब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। फिर इससे क्या हुआ कि अब जब मुर्शीद कुली खां वहाँ पे पहुँच गए हैं, मुर्शीद कुली खां, तो मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में कुछ चीज़ें चालू की, जैसे इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। इन्होंने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी मुर्शीद कुली खां ने। किसके लिए? भूमि बंदोबस्त के लिए। ठीक है, भूमि बंदोबस्त के लिए इजारेदारी व्यवस्था स्टार्ट हुई है। अब इसमें क्या है, इजारेदारी का मतलब क्या होता है कि भूमि की पैमाइश हो रही है। ठीक है, उसके साथ में ये है कि मालगुजारी की जो अदायगी होगी उसमें नियमितता आएगी। ठीक है, ये काम था इसमें। तो अब मुर्शीद कुली खां बन गए हैं बंगाल के नवाब। चलिए अब हम देखते हैं कि बंगाल के बारे में, बंगाल के नवाब के बारे में। तो बंगाल के नवाब के बारे में क्या घटना है कि मुर्शीद कुली खां हैं, फिर मुर्शीद कुली खां मर जाते हैं, 1727 तक ही है। उसके बाद बीच में और लोग रहे हैं, जैसे शुजाउद्दीन हैं, सरफराज ही हैं, तो इन सब का नहीं। इनके बाद आते हैं अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां आते हैं। अलीवर्दी खां आते हैं 1740 से 1756 तक नवाब रहते हैं ये। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने क्या किया, अलीवर्दी खां ने, ध्यान रखना है कि इन्होंने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए दे दिए। 2 करोड़ रुपया दिया मुगल सम्राट को और बोल दिया भाई अब जो है हमारा जो पद रहेगा वो स्थायी होना चाहिए। तो अपने पद को स्थायी बनाने के लिए इन्होंने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए दे दिए, गद्दी हथियाए। उसके बाद मुगल बादशाह को अपनी सत्ता की पुष्टि के लिए नजराना भेजा, लेकिन उसके बाद अपने 16 वर्षों शासनकाल में इन्होंने कभी भी मुगलों को राजस्व नहीं भेजा था। ठीक है, समझ गए? चलिए फिर क्या होता है, अब इसमें क्या है कि मराठों से इनके बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं, मराठों को भी खुश करना है इनको। अंग्रेज लोग भी वहाँ पे हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ लगी, 3,000 रुपये वार्षिक कर देकर
उनको व्यापार करने की छूट दे दी गई है। तो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें इसी में क्या होता है कि 1756 में जब मुर्शीद कुली अलीवर्दी खां जब मृत्यु होती है, तो नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला, नाम है इनका, सिराजुद्दौला है। अब सिराजुद्दौला जो थे ये बनते हैं 1756 में, और पता है आपको कि 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाता है और इनकी मृत्यु होती है। फिर नवाब बनते हैं। नवाब कौन है इसमें? इनके बाद जो नवाब बनते हैं मीर जाफर हैं, फिर मीर कासिम हैं। तो ऐसे सब कठपुतली टाइप के राजा नवाब बनते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ठीक है बस। अब ब्लैक होल की एक घटना घटती है, उसके बारे में भी लगभग यही है कि 20 जून 1757 को एक घटना घटती है। 20 जून 1757 को घटना घटती है। कौन सी घटना है भाई? ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना क्या है कि उसमें 146 लोगों को एक कमरे में बंद किया गया और सुबह जब खोला गया उसमें सिर्फ 23 लोग बचे थे बस, बाकी सब मर गए थे। ये ब्लैक होल की घटना रही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखते हैं बंगाल के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। वहाँ के नवाबों के कर्म रहे हैं मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम। ये नवाब वहाँ पे रहे हैं, ठीक है। अब मुगल सम्राट के द्वारा जो स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम गवर्नर था, उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। इसने क्या किया, ढाका से मकसूदाबाद और मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी ले गया। फिर इसने इजारा व्यवस्था की शुरुआत की थी। इजारेदारी हमने बताई थी, ठीक है। अब आते हैं कौन? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने क्या किया कि इन्होंने इनके समय पे इन्होंने हमने बताया कि इन्होंने 2 करोड़ रुपए भेजे मुगलों को और उसके बाद इन्होंने अपनी गद्दी को स्थायी बनाया। उसके बाद ये अपने शासन के जो 16 साल इन्होंने दिए उसमें इन्होंने कभी मुगलों को राजस्व नहीं भेजा था। साथ में इनको मराठों से भी दिक्कत हो रही, बहुत सारी परेशानियां आ रही, तो उन्होंने ये सबको खुश करने में लगे रहे। अंग्रेज़ों को कभी छेड़ा नहीं इन्होंने। अंग्रेज़ों के बारे में इनकी कहावत थी कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की, और कहा कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी, नहीं तो ये काट काट कर मार डालती हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। तो अलीवर्दी खां जब मरते हैं तो अलीवर्दी खां के पास दौहित्र हैं इनके। दौहित्र मतलब पुत्री के पुत्र हैं। पुत्री का पुत्र होता है दौहित्र। तो सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं 56 में। अब देखते हैं क्या है। सिराजुद्दौला से कहानी स्टार्ट होती है बंगाल नवाब और अंग्रेजों के बीच की, ठीक है। ब्लैक होल की घटना घटती 20 जून 1756 को। इसमें वही हम बताए कि 146 लोग बंद किए गए, 23 लोगों की मृत्यु हुई, 23 लोग बचे हुए थे वहाँ पे। ये हालवेल बताता है, हालवेल इस घटना के बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन समकालीन जो लेखक रहे हैं जैसे गुलाम हुसैन हैं, की पुस्तक है सियार उल मुतखैरीन। गुलाम हुसैन की किताब है सियार उल मुतखैरीन। इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। उसी समय के अभी थे, ठीक है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक रहा है वो रॉबर्ट क्लाइव रहा है। रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को माने जाने का कारण क्या था कि भाई वो उसने युद्ध लड़े और साम्राज्य विस्तार भी किया था उसने, ठीक है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, इसमें प्लासी का युद्ध लड़ा इसने 23 जून 1757 को। अब 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ है, इसमें क्या रहा है कि सिराजुद्दौला को पराजित किया और वर्तमान में पश्चिम बंगाल नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पे ये प्लासी जो जगह है ये यहाँ पे है, नदिया जिला है, भागीरथी किनारे स्थित है आज के समय में, ठीक है। इसने क्या किया, क्लाइव के बारे में थोड़ा देखें। क्लाइव जो थे 57 से 60 तक, फिर 65 से 67 तक गवर्नर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अब इसके समय में क्या क्या हुआ ये देखना है। अंग्रेज सैनिकों का स्वायत्त विद्रोह हुआ है, ध्यान रखना है। लुटेरा राज्य की स्थापना इसने की। उसके बाद विलियम पिट थे अंग्रेज मतलब ब्रिटेन के, उन्होंने क्लाइव के बारे में कहा था यह स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए
ठीक है। अच्छा, इतना सब कुछ हो रहा है तो प्लासी युद्ध की भी बात होनी जरूरी है। प्लासी युद्ध के बारे में क्या कहा जाता है कि वो युद्ध नहीं, वो षड्यंत्र था एक, ठीक है। तो प्लासी युद्ध के बारे में कहा जाता है कि प्लासी का जो युद्ध था वो सैन्य शक्तियों की श्रृंखला थी, वो सैन्य शक्तियों की श्रेष्ठता थी, या फिर एक षड्यंत्र था। इसके बारे में क्या है देखते हैं थोड़ा सा, कि सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी घोषित करता है अलीवर्दी खां, ठीक है, अलीवर्दी खां। अब इनके कई सारे बच्चे रहे होंगे, उनकी जगह पे इनको नवाब बनाया जाता सिराजुद्दौला को। और कंपनी तो क्या हुआ, फर्रुखसियर ने आयात निर्यात के लिए 3,000 रुपये में एक अधिकार दे दिया था, करमुक्त एक अधिकार दे दिया था बंगाल में व्यापार करने का। अब ये षड्यंत्र था या फिर श्रेष्ठता थी, ये बात कैसे पता चले हमको? तो पता ऐसे चलेगी कि नवाब की अनुमति के, अच्छा ये युद्ध कैसे हुआ? युद्ध तो आमने सामने में रहा, रॉबर्ट क्लाइव रहे उस समय, मौजूद रहे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये युद्ध है या फिर क्या है, सैनिकों की श्रेष्ठता रही है या फिर एक षड्यंत्र रही, वो कैसे बताएंगे? देखिए क्या है कि अंग्रेजों ने क्या किया, एक षड्यंत्र की शुरुआत कर दी इसमें। इसमें मुख्य मुख्य लोग राय दुर्लभ, अमीर चंद्र। अमीर चंद कौन है? अमीर चंद नाम ही है, तो इनके कुछ न कुछ को राजकोष से संबंधित व्यक्ति थे, ठीक है। जगत सेठ हैं, जगत सेठ हैं, मीर जाफर हैं। तो ये लोग क्या हैं, इन लोगों के साथ मिला, इन लोगों के साथ मिला कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कुछ न कुछ सबको लालच दिया होगा, ठीक है। प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, अब सब इन लोगों को लालच दे के जब उसने बोल दिया कि ठीक है आपको नवाब बनाएंगे, आपको इतना पैसा दिया जाएगा, आपको ये क्षेत्र दे दिया जाएगा, तो जब सबको लालच मिल रहा है, जब सबको जीत हो या हार हो सिराजुद्दौला की, कुछ भी हो, फायदा हमारा होने वाला है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये जो लोग थे ये सब खड़े तो थे सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन लड़ा कोई नहीं था उस समय, ठीक है। अंग्रेजों की सेना से कोई नहीं लड़ा उसमें, ठीक। अब इसमें क्या है कि मीर जाफर को नवाब बनाने वो दिया गया, तो मीर जाफर नवाब बने, किंतु आपको हम नवाब बनाएंगे, ये युद्ध जीत गए, सिराजुद्दौला को मारना होगा, उसके बाद आप बन जाएंगे, ठीक है। फिर इसके साथ में क्या हो रहा, सिराजुद्दौला के साथ युद्ध होता है 1757 में। कब होता है? 23 जून 1757 युद्ध लड़ा जाता है, प्लासी का युद्ध। जब ये युद्ध लड़ा जा रहा है तो इसी बीच में क्या हुआ, मीर मादान थे, इनके दो सेनापति थे, एक मीर मादान एक और थे, तो ये दोनों लोग लड़ते हुए मारे गए। तो सिराजुद्दौला अकेले पड़े, तो क्या हुआ, वो भागे। जब वहाँ से भागते हैं, वो वापस जब जा पहुँचते हैं तो मीर जाफ़र का लड़का है, इसने ये क्या करता, मीर जाफ़र का पुत्र सिराजुद्दौला को मार देता है, ठीक है, मार देता है, तो सिराजुद्दौला मर गए। अब नवाब मर गए तो कौन बनेंगे नवाब? मीर जाफ़र को बनाया गया। तो इस तरीके से कहा जाता है थोड़ा सा। चलिए ये बात हो गई। अब मीर कासिम, मीर जाफ़र है, मीर जाफ़र को कुछ दिया गया, चलो ठीक है आप हमें इतना देते रहेंगे हर जाना, हम आप नवाब रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मीर जाफ़र को हटा दिया गया, कुछ कारणवश रहा होगा, अंग्रेज़ों को कुछ गलत लगा होगा। तो जब मीर जाफ़र को हटाया गया तो बनाया गया मीर कासिम को नवाब बनाया गया वहाँ का। तो मीर कासिम ने क्या किया, राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी। कैसे भाई? पहले ढाका थी, फिर मुर्शिदाबाद आई, उसके बाद नाम आता है मुंगेर का। ध्यान रखना है, राजधानियों का क्रम भी है आपका।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मुंगेर में मीर कासिम ने जब राजधानी स्थापित कर दी तो ये क्यों ले गया वहाँ पे? कुछ विशेष पर्पज रहे होंगे, विशेष उद्देश्य रहे होंगे। क्या रहे होंगे भाई? कि सेना का जो गठन होगा वो यूरोपीय पद्धति पर करेंगे और वहाँ पे तोप और तोड़दार बंदूकें बनाने की व्यवस्था भी करेंगे। साथ में राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास मीर कासिम ने किया। पुराने करों का 3/32 भाग अतिरिक्त कर के रूप में इसने लगाया। पुराने करों का 3/32 भाग अतिरिक्त कर के रूप में लगाया और ये खिजरी जमा भी प्राप्त किया था। कौन? मीर कासिम ने। ठीक है। अब मीर कासिम से भी मन भर रहा, क्योंकि मीर कासिम क्या है कि यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना का गठन कर रहा है, तोपें बनवा रहा, तोड़ेदार बंदूकें बनवा रहा है, यूरोपीय शक्तियों की मदद भी ले रहा है। तो लगा अंग्रेज़ों को कि ये फ्रांस की मदद ले रहे हैं ये लोग। अब क्या होगा? होगा क्या कि मीर कासिम को हटा दिया जाएगा। अब ये गए, फिर कौन आएंगे? मीर जाफ़र आ जाए। अब मीर जाफ़र आएंगे फिर, तो मीर कासिम क्या है कि बगावत पे उतर गए। अब हम बगावत कर देंगे, ऐसा कुछ बोला होगा इन्होंने कि अब हम तुम्हारे खिलाफ बगावत करेंगे। अब देखते हैं क्या होगा। तो इसी बीच में क्या है कि बक्सर का युद्ध भी हो जाता है। बक्सर का युद्ध हो नहीं जाता है, होता है मीर कासिम के गद्दी से उतरने के बाद। ऐसे नहीं हो जाता कि तुरंत ही हो जाएगा। ठीक है। तो मीर कासिम क्या है, थोड़ा सा ताकत जुटाएगा, उसके बाद युद्ध लड़ेगा, क्योंकि उसको पता उसके पास सेना भी नहीं है, उसके पास पैसा हथियार कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो उसने क्या किया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को बोला भाई लड़ते हैं चलो। और दूसरे थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो कि दिल्ली से निष्कासित मुगल सम्राट था। एक मात्र ऐसा शासक राष्ट्र मुगल सम्राट रहा जो कभी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाया था। ठीक है। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिला कौन? मीर कासिम। और इसमें फिर क्या हुआ कि ये तीनों लोग मिलते हैं और मिलने के बाद अपनी सेना को बक्सर के मैदान में उतार देते हैं ये लोग। कहा भी जाता है कि मीर कासिम उधर से आ रहे थे और उनका पीछा अंग्रेज करते आ रहे थे पीछे पीछे। तो शुजाउद्दौला और इलाहाबाद जो बैठे थे शाह आलम द्वितीय, इन दोनों लोगों ने अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए ये लोग आगे बढ़ गए थे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे मिलते हैं, ये सब लोग मिल जाते हैं। मिलने के बाद फिर युद्ध होता, उसका नाम रखते हैं बक्सर का युद्ध, जो होता 22 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेज़ों की जो कमान है वो है हेक्टर मुनरो के हाथ में, ये ध्यान रखना है। बंगाल का गवर्नर उस समय था वेंस्टार्ट। अंग्रेज़ों की कमान है हेक्टर मुनरो के हाथ में और बंगाल का गवर्नर है उस समय वेंस्टार्ट। ठीक है। अब बक्सर का युद्ध होता है, 3 सेनाएं मिली हुई हैं, 3 सेनाएं इधर हैं और 1 सेना इधर है। इनमें युद्ध हो रहा है। ये वाली सेना विजयी हो गई, जीत गई। अब ये सेना जब जीत रही, अंग्रेज़ों की सेना जीत गई, तो क्या होगा? अब हारी हुई सेना जो कि शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के साथ संधि करेगी। तो संधि क्या है भाई? किसी के साथ संधि हो रही इलाहाबाद की। ठीक है। किसी के साथ इलाहाबाद की संधि हो रही, किसके साथ हो रही है? शाह आलम द्वितीय के साथ। इलाहाबाद में 2 संधियाँ हुई हैं। कौन कौन सी? इलाहाबाद में 2 संधियाँ हुई। पहली होती है आपकी 1765 में, दोनों हो रही बहरहाल, लेकिन दोनों के टाइम अलग अलग हैं। एक होती है 12 अगस्त को, 12 अगस्त को एक होती है, और दूसरी होती है 16 अगस्त को। 1765 में ही होती है, ध्यान रखना है। ये वाली होती है शाह आलम द्वितीय से और ये वाली होती है शुजाउद्दौला से। ठीक है। अब इन दोनों संधियों से क्या होता है? जो शाह आलम द्वितीय से संधि हो रही है उसमें कहा गया, शाह आलम द्वितीय शर्त रखी गई उसमें कि
मुगल शाह आलम द्वितीय से बोला गया कि आप एक फरमान जारी करिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हमें दे दीजिए। अंग्रेजों ने बोला शाह आलम द्वितीय से। दूसरी चीज़, सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले लेकर दे दिए गए। सम्राट को जो है, सम्राट मतलब शाह आलम द्वितीय को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से क्या क्या, कड़ा और इलाहाबाद लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या है कि मुगल सम्राट को बोला गया कि आपको 26 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे। किसने बोला? अंग्रेजों ने। क्यों देंगे? ऐसे नहीं दे देंगे कि कोई एहसान करने वाले हैं, नहीं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर चुके हैं वो लोग, और वहाँ से वसूलेंगे क्या? राजस्व। तो उन्होंने बोला कि हम 26 लाख रुपए आपको देते रहेंगे हर साल, ठीक है। एक और संधि इसी में कहा कि अंग्रेजों को उत्तरी सरकार की जागीर भी दे दी जाए। उत्तरी सरकार की जागीर दे दी जाए मतलब उत्तरी सरकार तट है हमारा, ठीक है, उड़ीसा वाला क्षेत्र जो पड़ता है पूर्वी तट पे, वो वाले क्षेत्र, उसकी जागीर उनको चाहिए थी, ठीक है। पहली संधि हो गई है आपकी शाह आलम के साथ जो हो रही है कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दीजिए। दूसरी चीज़, अवध के नवाब से लेकर जिला इलाहाबाद और कड़ा को सम्राट को दे दिया गया। तीसरी चीज़, 26 लाख रुपए आपको प्रतिवर्ष पेंशन दिया जाएगा, शाह आलम द्वितीय के लिए बोला गया, ठीक है। चौथी चीज़, उत्तरी सरकार की जागीर भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए, दूसरी संधि होती 16 अगस्त को, जो किसके साथ हो रही? शुजाउद्दौला के साथ। इसमें क्या कहा गया कि भाई ठीक है, इलाहाबाद और कड़ा 2 जगह आप छोड़ दो, बाकी जो भी आपके क्षेत्र हैं वो फिर से आपको वापस मिल जाएंगे नवाब को। दूसरी चीज़ है कि कंपनी को 50 लाख रुपए और चुनार का दुर्ग आप दीजिए, 50 लाख रुपए, और चुनार का दुर्ग भी देना है। तीसरी चीज़, वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षता में राजा बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया। मतलब राजा, अंग्रेजों की एक कठपुतली बैठाई गई, कहाँ? बनारस गाजीपुर के क्षेत्र में, नाम था बलवंत सिंह, ठीक है। इसके अलावा अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा भी कंपनी को देनी थी, ठीक है। अवध की सुरक्षा के लिए नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई, ये भी एक संधि के तहत ही था, ठीक है। तो ये सारी संधियां रही हैं इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए क्या है इसमें, यहाँ पर देखिए लिखा गया, इलाहाबाद की संधि के साथ शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के बीच हुई बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली, ठीक है। इसमें 26 लाख रुपए इनको दिया जाएगा, किसको? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है। कंपनी के काम के लिए 2 उप दीवान बनाए गए बंगाल में। कहाँ? बंगाल में 2 उप दीवान बनाए गए। नाम क्या था? एक तो थे मोहम्मद रजा खान और दूसरे थे राजा सिताब राय। तो मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को क्या क्या, कहाँ कहाँ बनाया गया उप दीवान? बंगाल में बनाया गया मोहम्मद रजा खान को, और राजा सिताब राय को बिहार का दीवान बनाया गया, ठीक है। फिर 1765 सिलहट की दीवानी प्राप्त हुई अंग्रेजों को। साथ में बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया, गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा। किसके द्वारा? स्कॉट के द्वारा, जिसके विरोध में खासी जनजाति में तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ये प्रश्न आता है कि स्कॉट के द्वारा सिलहट को जयंतिया, गारो, खासी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण करने के दौरान क्या होता? खासी जनजाति में ने तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था, ठीक है। अब देखिए, मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय, ये जो हैं बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, ठीक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना कि द्वैध शासन के दुष्परिणाम, कुछ परिणाम होंगे, दुष्परिणाम भी होंगे। तो दुष्परिणाम क्या रहे हैं कि वहाँ पे प्रशासनिक व्यवधान उत्पन्न होने लग गए। निजामत की शिथिलता के कारण क्या हुआ? क्योंकि कंपनी प्रशासन के उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं कर रही थी, और जब कंपनी अपने
उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं कर रही थी, तो इससे प्रशासनिक व्यवधान उत्पन्न होगा। दूसरी चीज़, कृषि का ह्रास हुआ। बंगाल बहुत विकसित क्षेत्र था, बहुत उपजाऊ ज़मीन थी वहाँ की, आपको भी पता है। तो अंग्रेज़ लोग सिर्फ मालगुजारी, पैसा वसूलने में भरोसा रखते थे, उनको कोई विकास काम वहाँ नहीं करना था, तो वहाँ की कृषि व्यवस्था भी खराब होने लग गई। तीसरी चीज़, वहाँ पे उद्योग धंधे बहुत सारे थे, तो उनका भी ह्रास हुआ वहाँ पे, ठीक है। चौथा चीज़ रहा कि भारतीय व्यापार का भी विघटन होने लग गया। क्यों? क्योंकि कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त था, जिससे भारतीय व्यापार का विघटन होने लग गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान होगा। चलिए अब देखते हैं, अंबर का युद्ध है, थोड़ा सा युद्ध है, इनको ध्यान रखना, इनके जो मिलान करने के लिए आते हैं ये सब। कैसे? 1749 अगस्त में होता है कौन सा? अंबर का युद्ध। इसमें मुजफ्फर जंग है, चंदा साहब हैं और फ्रांस है। 3 सेनाएं मिली हुई हैं। कौन कौन से? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांस। और ये लड़ रहे हैं अनवरुद्दीन के खिलाफ। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांस एक साथ मिले हुए हैं और लड़ रहे हैं ये लोग अनवरुद्दीन के खिलाफ। नाम दिया गया अंबर का युद्ध। 1749 में लड़ा गया, ठीक है। उसके बाद प्लासी याद है आपको, वांडीवाश का युद्ध होता है जनवरी 1760 में, अंग्रेज और फ्रांस के बीच होता है ये, ठीक है। उसके अलावा फिर है बक्सर का युद्ध, जो कि अक्टूबर 1764 में हुआ है। ये भी थोड़ा युद्धों का क्रम ध्यान रखना है। चलिए अब देखते क्षेत्रीय राज्य के रूप में किसके किसके बारे में, पंजाब और मैसूर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। पंजाब और मैसूर के बारे में क्या देखना भाई, कि अमृतसर की संधि होती है रणजीत सिंह के साथ, ठीक है। अमृतसर की संधि अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में होती है। और इसमें क्या होता है, ये होती है 1809 में, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए ये भी आपको ध्यान होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है 1798 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और ये वापस जाते समय चिनाब नदी से गिरी हुई तोपों को रणजीत सिंह ने निकाल कर दिया था, भिजवा दिया था। इसके एवज में क्या किया, किसने? जमान शाह ने इसके एवज में रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने का क्या किया, अनुमति प्रदान कर दी। भाई आपने हमारी तोपों को पहुंचाया है, ठीक है, आप लाहौर में आप अपना शासन चलाइए, ऐसा कुछ बोला गया। इसमें फिर क्या हुआ कि रणजीत सिंह जो है 1799 में ही लाहौर पर अधिकार किए, जमान शाह के द्वारा राजा की उपाधि प्राप्त की। जमान शाह ने ही इनको उपाधि दी थी और लाहौर का सूबेदार बन गया रणजीत सिंह, ठीक है। इस तरीके से रणजीत सिंह बने। आगे है कि रणजीत सिंह ने 1805 में अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। 1805 में रणजीत सिंह ने क्या किया, अमृतसर को भंगी मिसल से छीन के अपनी धार्मिक राजधानी बना दी। तो अमृतसर को भंगी मिसल से छीनकर 1805 में रणजीत सिंह ने क्या, अपनी धार्मिक राजधानी बनाया तथा लाहौर को बना दिया राजनैतिक राजधानी, ठीक है। रणजीत सिंह के बारे में आता है, ये किस मिसल से थे, स्टेटमेंट के रूप में भी आ सकता है, तो ध्यान रखना ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे, ठीक है। रणजीत सिंह ने कहा था, रणजीत सिंह की एक आँख थी, बताते हैं उनके एक ही आँख थी, तो कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला है कि अफगान अमीर थे शाह शुजा। एक अफगान अमीर थे शाह शुजा ने क्या किया, रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। खड़ग सिंह के समय में दरबार में 2 विरोधी दल हो गए। रणजीत सिंह क्या हुआ, युद्ध लड़े, मर गए। कब मरते हैं ये, 1800, रणजीत सिंह जो है मर जाते हैं। फिर उसके बाद शुरू होता खड़ग सिंह।
खड़ सिंह आते हैं। खड़ सिंह कौन है? इनके समय में क्या होता है कि दरबार में दो विरोधी दल होते हैं। एक तो होता है संधावालिया सरदार और दूसरा होता है डोगरा बंधु। सरदार सिंह, अतर सिंह, लाहना सिंह, अजीत सिंह। संधावालिया सरदार में चैत, अतर सिंह, लाहना और अजीत सिंह आते हैं। फिर डोगरा बंधु में कौन कौन आएंगे? ध्यान सिंह हैं, गुलाब सिंह हैं और सिंह सुचेत हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि पंजाब में अराजकता अब फैल जाती है। अब पंजाब में अराजकता फैलेगी तो अंग्रेजों को भी थोड़ा सा मौका मिलेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या है। चिलियांवाला का युद्ध होता है 1849 में। चिलियांवाला का युद्ध जब 1849 में हो रहा है, ये हो रहा है लॉर्ड गफ के नेतृत्व में। अंग्रेज और शेर सिंह के बीच में लड़ा गया। अंग्रेज थे लॉर्ड गफ के नेतृत्व में और शेर सिंह सिख नेता थे। तो इन दोनों के बीच में चिलियांवाला का युद्ध लड़ा जाता है 1849 का। यह एक अनिर्णीत युद्ध था। कभी आ जाए कि ये निर्णायक युद्ध साबित हुआ, तो ऐसा नहीं है। ये अनिर्णीत रहा है। इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, नाम था उसका डलहौजी। ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल बता रहे हैं। ठीक है। भारत गवर्नर जनरल कब बने? 1833 से 1833 से भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे थे लोग। ठीक है। सिख साम्राज्य का अंतिम जो शासक रहा है वो महाराजा दलीप सिंह रहे हैं। अब ये रहे 1843 से 49 तक। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक रहे, जो कि 1843 से 1849 तक रहे हैं। इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया, रूस की यात्रा की और यहीं पे जाके 1893 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 23 अक्टूबर 1893 को। और पेरिस में इनका निधन हो गया। पेरिस में निधन होता, इंग्लैंड में दफनाया जाता है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी। ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना क्योंकि समय बहुत कम है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है। जब ये समाप्त होता है, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जब समाप्त होता है तो क्या होता है? पहले तो दूसरा है, पहला ही देख लें। पहला जो आंग्ल सिख युद्ध है वो होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध कब हो रहा भाई? ये हो रहा है आपका 1845-46 में। 1845 और 46 में होता है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा? ये जो है, इसमें ये जो युद्ध हो रहा है, इसमें एक नाम है महारानी जिंदन। नाम क्या है? महारानी जिंदन। तो महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था पहला एंग्लो सिख युद्ध। पहला एंग्लो सिख युद्ध किसका परिणाम था? महारानी जिंदन के महत्वाकांक्षा का परिणाम था। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें पहले में क्या होता है? पहले एंग्लो सिख युद्ध में क्या होता है? लाहौर की संधि होती है। इसमें पहले एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेज और सिख जो युद्ध होता है पहला, उसमें लाहौर की संधि होती है। लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 को। 1846 को 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि होती है। और इसी के साथ पहला जो है युद्ध, एंग्लो सिख युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे एंग्लो सिख युद्ध आ गया। ये हम जहाँ पढ़ रहे थे अभी। तो दूसरा एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था आपका 1848 और 49 में। 48 और 49 में हुआ था दूसरा एंग्लो सिख युद्ध। इसमें क्या हुआ कि सिख सेना जो थी खालसा शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहती थी। इसमें दूसरे युद्ध में क्या हुआ कि जो सिख सेना थी खालसा शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहती थी। और इस समय डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के ये लोग विरोधी थे। ठीक है। इसी के चक्कर में ये युद्ध हो जाता है। ठीक है। अब ये युद्ध होता है तो युद्ध हार भी जाते हैं ये लोग। अब इसी में 3 युद्ध होते हैं। ठीक है। इसी में 3 युद्ध कौन कौन से हैं? एक तो है रामनगर का युद्ध, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बारे में बोल रहे हैं। इसमें 3 युद्ध हैं।
एक तो है रामनगर, दूसरा है चिलियांवाला, चिलियांवाला जो हम अभी पढ़े थे पीछे, और तीसरा आपका है गुजरात का युद्ध। ये 3 युद्ध इसी के भाग हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या, ये निर्णायक युद्ध है। इसमें क्या होता है कि युद्ध समाप्त होता है, पंजाब का विलय कर लिया जाता है अंग्रेजी राज्य में, ठीक है। इसके बाद पंजाब पर जो शासन होता है करने के लिए डलहौजी ने 3 लोगों की एक परिषद बनाई। डलहौजी ने पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद बनाता है। उसमें नाम है हेनरी लॉरेंस रहे जो कि अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और ग्रेविल मानसेल हैं, ये सदस्य रहे हैं। हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष रहे, जॉन लॉरेंस और ग्रेविल मानसेल जो थे ये इसके सदस्य रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैसूर, मैसूर क्या है कि मैसूर की स्थापना की थी हैदर अली ने। पता है कि ये भी मुगलों के ही रहे हैं, सिपह सालार रहे। तो देखते हैं, पहला अंग मैसूर युद्ध होता अंग्रेज और हम अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला अंग मैसूर युद्ध होता है 1767 से 69 के बीच में। हैदर अली इसमें विजयी होता है, गवर्नर रहता है बेरेलस्ट। पहले युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ है, अंग्रेज का सेनापति रहा है बेरेलस्ट, नहीं गवर्नर रहा है इस समय, बेरेलस्ट रहा है। और इसमें मद्रास की संधि होती है 1769 में, 1769 में बेरेलस्ट मद्रास की संधि होती है। इसी के साथ पहला युद्ध आंग्ल और मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आता है, इसमें क्या है 1780 और 84 में होता है। इसमें हैदर अली और निजाम की सेना मिलती है, हैदर अली, निजाम और मराठों की सेना तीनों एक साथ मिली हुई है, ठीक है। और ये समाप्त होता है मैंगलोर की संधि से। दूसरा अंग मैसूर युद्ध 1780-84 में होता है। हैदर अली, निजाम, मराठा एक साथ मिलकर लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ और मैंगलोर की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है। इसमें क्या है कि कर्नल बेली हैं एक, इनको अर्काट हरा दिया गया और अर्काट पर अधिकार किया किसने, टीपू सुल्तान ने। कर्नल बेली हार गया, अर्काट पे अधिकार होता है। फिर टीपू सुल्तान ने क्या किया, पोलिलुर नामक स्थान पर हेक्टर मुनरो को भी हरा दिया। टीपू सुल्तान गया कि कहाँ पे, पोलिलुर में, और वहाँ पे इसने हेक्टर मुनरो को भी हराया। 1781 में आयरकोट ने क्या किया, हैदर अली को, फिर 81 में ही 80-84 चला, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल ही रहा अभी। तो 1781 में आयरकोट ने क्या किया, हैदर अली को पोलिलुर, पोर्टोनोवो और सोलिंगपुर में 3 युद्धों में हैदर अली को हराया। किसने, आयरकूट ने। अब क्या है, तो ये मैंगलोर की संधि से दूसरा एंग्लो सिख मैसूर युद्ध समाप्त होता है। अब टीपू सुल्तान क्या करते हैं, श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाए। टीपू सुल्तान का समय आता है, क्योंकि अब हैदर अली का समय बहुत कमज़ोर हो चुका है, हैदर अली अब कमज़ोर हो चुके हैं, ठीक है। तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाए, जैकोबिन क्लब की स्थापना भी किए, फ्रांस मैसूर मैत्री के स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया इन्होंने, ठीक है। ये बात चीज़ आपको ध्यान रखनी, और यही चीज़ अंग्रेज़ों को के दिमाग में खटक रही थी कि ये फ्रांसीसियों से कैसे संबंध बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी एवज में तीसरा भी आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 90 से 92। इसमें क्या है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है और इसी के तहत तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। अब ये जो युद्ध है या फिर आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि है, एक कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में होती है, ठीक है। चलिए अब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध आता है। चौथा आंग्ल मैसूर 1799 में लड़ा जाता है। इसमें टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। इसमें क्या होता है, इनके जो वंशा के सदस्य लोग थे उनको वेल्लोर में कैद कर दिया गया। फिर अंग्रेज नेतृत्व थी बेलेजली और स्टुअर्ट, 2 लोग थे अंग्रेज सेना के नेतृत्व कर रहे थे। एक नाम था बेलेजली और दूसरे थे स्टुअर्ट, ठीक है।
अब मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज, आयरलैंड का एक लॉर्ड समाज हुआ करता था, मैसूर जीतने की खुशी में बेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की थी। ध्यान रखना है, ये प्रश्न आ चुका है पहले कि मार्क्विस की उपाधि किसको दी गई थी, या मार्क्विस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऐसा प्रश्न था। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। फिर देखते हैं क्या है। अब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, टीपू सुल्तान मारा गया है, बेलेजली और स्टुअर्ट दो लोगों ने नेतृत्व संभाला था। तो मैसूर पर फिर से क्या हुआ, अडयार वंश का शासन स्थापित होता है और नाम है कृष्ण राय का। कृष्ण राय को अडयार वंशी हैं, इनको गद्दी पर, मैसूर की गद्दी पर बैठाया जाता है और इनसे कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। किसने? अडयार ने कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। फिर बेगम समरू के बारे में थोड़ी जानकारी आप जाने कि क्या है। बेगम समरू जो हैं एक नजब खां थे। कहाँ के थे? बंगाल के नवाब थे नजब खां। ये भी प्रश्न आ चुका है। तो नजब खां जो थे बंगाल के नवाब के जागीरदार हुआ करते थे। बंगाल के नवाब के जागीरदार थे नजब खां। इनकी पत्नी थी बेगम समरू और ये कहाँ के थे? सहारनपुर के रुहेला सरदार जाबता खां को हराने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसने? नजब खां ने। फिर नजब खां को बंगाल के नवाब ने क्या किया? सरधना की जागीर दे दी थी इसी खुशी में। ठीक है, तो नजब खां का नाम क्या था? नजब खां का नाम था वाल्टर रनहार्ट सांबरे। नजब खां नहीं, बंगाल के नवाब नजब खां थे और उनके जो जागीरदार थे उनका नाम था वाल्टर रनहार्ट सांबरे। तो वाल्टर रनहार्ट सांबरे की पत्नी थी बेगम समरू। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, मेरठ के निकट में सरधना में एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करा दिया। प्रश्न आ चुका है पहले, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये भी देख लेते। पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता 1775 से 82। तो गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता 1803 से 1806। तो ये है गवर्नर जनरल बेलेजली। तीसरा जब आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में होता है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स होता है। ठीक है, पिंडारियों के दमन के लिए जाना जाता है। हमने आपको एक वीडियो में बताया भी है इसके बारे में। पिंडारियों के दमन का बहाना लेके, वो तो बहाना था कि अंग्रेज मराठा का युद्ध होगा, मेन मकसद था पिंडारियों का दमन करना इसमें। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे बताया कि पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों का अभियान था ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।